नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के सिंदूर वाले बयान पर विपक्ष की घिनौनी राजनीति। कांग्रेस पार्टी ने उठाए सवाल। राहुल गांधी बोले सिर्फ कैमरे के सामने खून गरम, तो आम आदमी पार्टी ने कहा सिंदूर के सेल्समैन है मोदी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमित शाह की पाकिस्तान को दो टूक, कहा पाक की गोली का जवाब गोले से दिया। 100 किलोमीटर अंदर घुसकर पाकिस्तानी सेना को सबक सिखाया। बांग्लादेश में तख्ता पलट की आहट, खतरे में यूनुस की कुर्सी। सेना प्रमुख ने दे दिया अल्टीमेटम, इस्तीफा देने की तैयारी में मोहम्मद यूनुस। लश्कर आतंकी हाफिज की जुबान बोल रही पाकिस्तान की सेना, भारत को दी गीदड़ भभकी, कहा पानी रोका तो सांस रोक देंगे। जिस फोटो को दिखाकर ट्रंप ने अफ्रीकी राष्ट्रपति को चमकाया, वो निकला फर्जी। चारों तरफ हो रही ट्रंप की किरकिरी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के बयान पर विपक्ष की घिनौनी गंदी राजनीति की। राजस्थान के बीकानेर में आयोजित एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार भाषण दिया। उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि अब मेरी नसों में खून नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। अब पीएम मोदी के इसी बयान पर विपक्षी पार्टियों ने प्रतिक्रिया दी है। पहले राहुल गांधी ने कहा कि पीएम का खून सिर्फ कैमरे के सामने क्यों गर्म होता है, तो वहीं उदित राज ने ट्वीट करके लिखा कि मोदी जी, आपकी रगों में सिर्फ पानी है, खून और सिंदूर की बात मत करो तो अच्छा होगा। बहनों के सिंदूर बच ना सके आपकी सरकार के निकम्मेपन के कारण। जयराम रमेश ने पीएम मोदी के बयान को खोखला डायलॉग्स करार दिया। साथ ही आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौत के नाम पर, हत्या के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर और वो जवानों की मौत के नाम पर वोट लेना जानते हैं। वो सिंदूर के सौदागर हैं, वो सिंदूर के सेल्समैन हैं। चारों तरफ मोदी के भाषण की तारीफ हो रही है, लेकिन विपक्ष को क्यों नहीं पसंद आ रहा? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि विपक्ष के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर लीजिए। मेंटली, आइडियोलॉजिकली ये विपक्ष ये मर चुका है, अंतरात्मा इनकी मर चुकी है। आप ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये समझ में नहीं आ रहा इनको कि वी आर करेंटली एट वॉर विद पाकिस्तान, और जब तक बातचीत से मामला खत्म नहीं होता है कि नहीं अब ये खत्म हुआ, जब तक ये घोषणा नहीं होती है, आप दुश्मनों के जैसा बर्ताव मत करो। देयर इज अ कॉम्पिटिशन अमंगस्ट अपोजिशन लीडर्स। आपस में ही प्रतियोगिता चल रही है इन लोगों की कि पाकिस्तान के टेलीविजन पे आज पहली हेडलाइन पे किसकी तस्वीर, किसका बाइट चले। ये देशद्रोही बनते जा रहे हैं। मोदी से घृणा अच्छी बात है, लेकिन आपके सवालों में एक अलग तरीके का ट्विस्ट होता है, और वो ट्विस्ट ये है कि हमारी सेना बेकार है। उसमें एक ट्विस्ट होता है कि आतंकवादियों को ने जो घटनाओं का अंजाम दिया वो हम लोगों ने ही कराया। हमने जो पराक्रम दिखाया, पाकिस्तान को घुस के मारा, वो हमने नहीं किया। हमारे तोप, हमारे मिसाइल, हमारे ड्रोन काम नहीं किए। ये आप जो बताने की कोशिश करते हो और फिर ये सवाल करते हो कि बताओ कितने विमान गिरे, कितने राफाल गिरे, तो ये तो किसी भी एंगल से, चाहे आप लाख इसको जो है डिफेंड करने की कोशिश करें, यह आप नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तानियों की भाषा बोल रहा है हिंदुस्तान का विपक्ष। बिल्कुल, तो विपक्ष जिस तरह के सवाल खड़े कर रहा है उससे विपक्ष की ही पोल खुल रही है। तो वहीं आज अमित शाह ने दिल्ली में बीएसएफ के रुस्तम जी मेमोरियल लेक्चर के दौरान सेना का मनोबल बढ़ाया और पाकिस्तान को दो टूक जवाब भी दिया। गृहमंत्री शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा उदाहरण है जहां प्रधानमंत्री की मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति, हमारी खुफिया एजेंसियों की सटीक जानकारी और सेना की युद्ध क्षमता एक साथ आई। शाह ने दावा किया कि पाकिस्तान की सेना के अधिकारी आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होते हैं
और इस बात का प्रमाण है कि पड़ोसी देश आतंकवाद को प्रायोजित करता है। अमित शाह ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने आतंक का ऐसा जवाब दिया है जिससे पूरी दुनिया चौंक गई है। उन्होंने बताया कि इस बार सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के भीतर घुसकर तबाही मचाई है, जो आजादी के बाद पहली बार हुआ है। अमित शाह ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ कर दिया कि भारत अब सिर्फ सहने वाला नहीं है, जवाब देने वाला देश है। हर दिन सरकार की तरफ से बड़े बड़े मंत्री नेताओं की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीधा पाकिस्तान को चेतावनी दी जा रही है। पाकिस्तान को चेतावनी दी जा रही है। आज एक खुशखबरी भी आई। देखिए जापान किस तरह से हिंदुस्तान का डेलीगेशन जो गया, जिसका विरोध हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी और तमाम लोग कर रहे थे, जापान ने आज साफ कहा कि हिंदुस्तान के साथ है। वो दुनिया की महाशक्तियां हिंदुस्तान के साथ है। मैं कुछ पढ़ रहा था, अमित शाह जी ने बिल्कुल सही कहा कि अंदर घुस के मारे हम लोग, हमारे गोले वो अंदर गए, हमारे मिसाइल्स वो अंदर जाकर के इनके ठिकानों को तबाह बर्बाद किया, हमारे ड्रोन्स भी अंदर गए। अब सवाल बहुत ही सिंपल है जो समझने की है। विपक्ष के प्रोपेगेंडा के ऊपर और ये कर दिया वो कर दिया, ये रवीश कुमार टाइप के लोगों द्वारा ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, सवाल पूछने का कंपटीशन जो चल रहा है, ये बकवास है। पाकिस्तान के जनरल को सुनिए, पाकिस्तान के संसद के अंदर जो नेता वहां बातचीत कर रहे हैं उसको भी ध्यान से सुनिए। पाकिस्तान ने साफ किया कि उनका एक भी फाइटर प्लेन हिंदुस्तान की बॉर्डर के अंदर नहीं आया। 1 नंबर 2, हमारा कोई भी जो एयरबेस है वो हताहत नहीं हुआ, उनका कोई भी मिसाइल निशाने पे नहीं लगा, उनका कोई भी ड्रोन अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाया, और हमने घुस के मारा भी और सबूत भी दिया। तो ये वन साइडेड गेम था। ये बात समझने की है कि ये जो युद्ध हुआ ये वन साइडेड गेम है। ये विपक्ष और बाकी सारे लोग जो सवाल कर रहे हैं कि भाई सीज फायर क्यों कर दिया, सीज फायर, अरे भाई सीज फायर हमेशा जो हारा हुआ था वो करता है। हमें युद्ध पाकिस्तान से नहीं टेररिज्म से करना है, और अब जितना ज्यादा समय लगेगा उतना मारक क्षमता हिंदुस्तान जो है वो बढ़ाता जाएगा, वो कॉस्ट पाकिस्तान के ऊपर वो बड़ा होता जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अमित शाह बार बार उस तरह की बातें कर रहे हैं जिससे हिंदुस्तान के देशभक्तों का भी मनोबल ऊपर है, आर्मी का भी मनोबल ऊपर है। बार बार आर्मी को जो रक्षा मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, एनएसए हैं, गृह मंत्री हैं, वो ये कह के उनको कि खुली छूट उनको मिली हुई है। आप ये समझिए कि उनका मनोबल कैसे 7वें आसमान पे होता होगा। ये विपक्ष इस तरह के सवाल खड़े करके जो उल्टे पुल्टे सवाल इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, उसका एक ही मकसद है कि पाकिस्तान को एक रूम देने का, पाकिस्तान को मदद करने का, कि ताकि वो प्रोपेगेंडा कर सके। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जी, अब बात बांग्लादेश में मचे बवाल की। बांग्लादेश में एक बार फिर से तख्ता पलट के संकेत मिल रहे हैं। अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और आर्मी चीफ जनरल वाकर उस जमान के बीच में तनाव चरम पर पहुंच गया है। आर्मी चीफ ने सख्त लहजे में कहा है कि देश का भविष्य एक गैर निर्वाचित सरकार तय नहीं करेगी और दिसंबर 2025 तक चुनाव कराने का दबाव बनाया है ताकि 2026 की शुरुआत तक एक चुनी हुई सरकार सत्ता संभाल सके। दूसरी ओर यूनुस ने मौजूदा हालात में काम करने में असमर्थता जताते हुए इस्तीफे की ओर इशारा भी कर दिया। लोग भी सड़कों पर उतर आए हैं और बताया जा रहा है कि कभी भी किसी भी वक्त वहां यूनुस की अंतरिम सरकार गिर सकती है। सर, क्या संकेत मिल रहा है, बांग्लादेश में क्या होगा? देखिए, वहां पे ऑलरेडी ये भगोड़ा तो भागने के चक्कर में है। जो खबर आई कि एक चार्टर्ड प्लेन जो है इन्होंने मंगवा रखा है, उन्होंने साफ कह दिया कि हम तो काम नहीं कर सकते। भाई काम क्या करोगे तुम? आप तो अमेरिकी कठपुतली थे। ये तो लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई बांग्लादेश के अंदर कि जो तुमको सर पे बिठा लिया, बवाल कटवाया। वहां के डीप स्टेट ने, अमेरिकन ने पैसे देकर के वहां बवाल कटवाया और ये कहलवाया कि 3 महीने के अंदर डेमोक्रेसी आ जाएगी। बड़े नाच रहे थे हिंदुस्तान में बहुत सारे पत्रकार सब कि डेमोक्रेसी आ गई, डेमोक्रेसी आ गई। ये फ्रॉड आदमी है। फ्रॉड करके ये नोबेल प्राइज भी लिया,
क्लिंटन लॉबी ने इसे पैसे देकर के नोबेल प्राइज मिला है इसे, और आपने महापुरुष बना करके उसको, क्या वो सब कुछ बदल दिया जाएगा? हिंदुस्तान से पंगा लिया और हिंदुस्तान ने अलग अलग प्रतिबंध लगाने शुरू किए तो माली हालत खराब हो गई। इकोनॉमिस्ट चीफ एडवाइजर, उसके ही नाक के नीचे बांग्लादेश की जो इकोनॉमी वो बर्बाद हो गई। अब सवाल ये हुआ कि भाई इलेक्शन कब होगा, तो इलेक्शन ये करवाना नहीं चाह रहे, क्योंकि भाई इलेक्शन कराएंगे तो इनको तो, ये तो कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, इसके पास फिर सत्ता आएगी नहीं, फिर तो वही बीएनपी, वही शेख हसीना की पार्टी फिर सत्ता में आ जाएगी, वही दो पार्टी है मेन। अब समस्या एक और बढ़ गई कि ये किस तरीके से अपनी ताकत को वहां मजबूती से रखे रखे वो वहां पे सरकार में बने रहे, उसके लिए इसने अमेरिका को बुला लिया कि एक कॉरिडोर बनाएंगे म्यांमार के लिए। आर्मी ने कहा कि ये काम नहीं कर सकते आप। आर्मी ने साफ कह दिया कि अमेरिकन आर्मी बांग्लादेश में एक बार घुस गई तो फिर निकलेगी नहीं और ये देश टूट जाएगा, ये हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते। यही फ्लैश पॉइंट है कि अमेरिका की आर्मी के लिए वो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाया जाए या ना बनाया जाए। आर्मी ने मना कर दिया, आर्मी ने मना कर दिया तो फिर अब इनको लग रहा है कि भाई अब हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि अमेरिकन ने कहा होगा कि मैंने तुमको यहां पे सत्ता तुम्हारे हाथ में दी, नाउ यू शुड डिलीवर। ये कह रहे हो कि हम तो डिलीवर नहीं कर पाएंगे, आर्मी हमारे साथ नहीं है, तो चार्टर्ड प्लेन मंगवा लिया और भाग खड़ा हुआ। भाई ये भागने की तैयारी में है। और मैं आपको बता दूं, जिस दिन से ये सत्ता पे आया है तब से मैं कह रहा हूं कि पेरिस में इसका घर है, इसके पास फ्रांस का सिटीजनशिप है, ये घर अभी भी रखे हुए हैं, ये बांग्लादेश से कभी भी भागेगा और आज रात में वहां कोई बहुत बड़ा खेल होगा। जी, तो बांग्लादेश में एक नया बवाल शुरू हो गया है, तो वहीं पाकिस्तान जो अपने सबसे बुरे हालात से गुजर रहा है वो भारत को आंखें दिखा रहा है, भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। अब पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत को वैसे ही गीदड़ भभकी दी है जैसी लश्कर तैयबा के आतंकवादी हाफिज सईद ने दिखाई थी। भारत को सिंधु जल संधि को स्थगित करने के फैसले पर चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि यदि आप हमारा पानी रोकेंगे तो हम आपकी सांसें रोक देंगे। ये कैसी गीदड़ भभकी है? देखिए, हम लोग सांस तो ले रहे हैं, हिंदुस्तान में ऐसा है कोई सांस की कमी है क्या? सारे लोग सांस ले रहे हैं। ये कौन है ये चौधरी? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड पाकिस्तानी टेररिस्ट। ये जो चौधरी है इसका बाप, ये अपने आप में एक घोषित टेररिस्ट था, साइंटिस्ट था, और इसके पिता के ऊपर यह आरोप है, हालांकि तस्वीरें वगैरह सब आई, कि कुछ न्यूक्लियर साइंटिस्ट वो अफगानिस्तान जाकर के ओसामा बिन लादेन से मिले थे और ओसामा बिन लादेन वो अक्वायर करना चाह रहा था न्यूक्लियर बॉम्ब। ये उस जमाने की बात है कि बहुत डर्टी बम बहुत सारी चीजें उस समय निकलती थी। तो ये चौधरी उसी का बेटा है जो ओसामा बिन लादेन को न्यूक्लियर बम मुहैया करा रहा था। आप ये समझिए, एक तो मौलाना मुनीर है, वो जो जनरल बन गया है, अंदर जो है वर्दी उतारिए तो अंदर पजामा कुर्ता ही मिलेगा, और उसका जो स्पोक्स पर्सन है वो भी वैसा ही जिहादी है। पानी रुक गया है, मुनीर को भी कान में कोई बताए जाकर के कि इधर डैम से रोक दिए गए, और जरा सा सतलज का मुआयना करके आओ, पानी नहीं है, चिनाब भी सूख गई है, पानी रोक दिया गया है, और 1 साल इंतजार करो तो इंडस के अंदर सिंधु में भी पानी नहीं बह पाएगा। आपको जो करना है आप कर लेना, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि तुम्हारे पानी रोकोगे तो हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे। ये कहाँ है वो कुछ दिन पहले जो कह रहा था कि दरिया के अंदर तो पानी बहेगा या तो खून बहेगा। खून बहना चालू हो गया, पाकिस्तानियों का ही खून बह रहा है। ये सारे लोग कुछ दिन के मेहमान हैं, मार्क माय वर्ड, ये सब पाकिस्तान छोड़ के भागेंगे जब वहाँ की जनता इनको
खदेड़ना शुरू करेगी। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने झूठ और बड़बोलेपन के लिए दुनिया भर में मशहूर है। वो बार बार भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर को लेकर झूठा दावा करते रहते हैं। अब उनका एक और झूठ सामने आया है। उन्होंने अपने ओवल ऑफिस में दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति के सामने श्वेत किसानों के नरसंहार की फोटो दिखाने की बजाय अफ्रीकी देश कांगो की फोटो दिखा दी। अब हर जगह ट्रंप की किरकिरी हो रही है। साथ ही मेहमानों को व्हाइट हाउस बुलाकर ट्रंप बार बार जिस तरह से अपमानित कर रहे हैं, उससे भी उनकी हर जगह थू थू हो रही है। क्या हो गया है ट्रंप को, बार बार इतना झूठ क्यों? देखिए, लगता है उम्र का असर हो रहा है। ही वॉन्ट्स टू प्रूव सो मेनी थिंग्स, लेकिन कुछ हत्थे लग नहीं रहा। जिस दिन उसने ये जिद पकड़ ली कि भाई हमने न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी, हिंदुस्तान पाकिस्तान से जो है ये करवा दिया, वो करवा दिया, उस दिन हमने कहा था कि आपने इस पाकिस्तानियों के चक्कर में, अपने बाल बच्चों के चक्कर में, दामाद और बेटे के चक्कर में, जो पाकिस्तानियों का जो तलवे चाट रहे हैं ये लोग, पता नहीं कौन सा सोना का खजाना है वहां, ही लॉस्ट द सिंपैथी ऑफ बिलियंस ऑफ इंडियंस एक झटके में। तो उसका असर कुछ कुछ होता है। आप देखिए किस तरह से बेइज्जत किया गया साउथ अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर का। आप वहां वीडियो चला रहे हो, फोटो दिखा रहे हो, और वो भी फेक। मुद्दा है, कोई इशू है, भाई डिप्लोमेसी में तो बंद कमरे में ही बातचीत होती है। आपने तमाशा बना दिया। तो ये जो ट्रंप साहब की जो रणनीति नजर आ रही है, जो पॉलिसी नजर आ रही है, 6 महीने और ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएंगे जब सारी चीजें इनके खिलाफ जाने लग जाएंगी। ये अपने आप को, जो इनको ये लग रहा है कि वो ही कैन से वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू से, डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, ऐसे दुनिया नहीं चलती है। चीन के साथ आपको टैरिफ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, आपको इंडिया के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, दुनिया के तमाम मुल्कों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अब अमेरिका वैसी शक्ति रही नहीं जिसके आगे सब लोग डर के लाइन में खड़े हो जाए। ये ट्रंप साहब को समझना पड़ेगा। और जिस तरीके से व्हाइट हाउस में लोगों की बेइज्जती हो रही है, लोग तो अब व्हाइट हाउस की तरफ जाने के लिए भी इच्छुक नहीं होंगे। आप देखिएगा बहुत सारे लोग जो है प्लान बना करके वो कहेंगे कि भाई हम नहीं जाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।